गाजा का बदला आज वेस्ट बैंक ने ले लिया है, उसकी शुरुआत हो गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो आज हुआ, जिस पे मैंने लाइव भी किया, जिस तरीके से इजराइल ने एक्चुअली जो 15-16 महीने की जो लड़ाई है उसका जो एवरेज था, यानी पर डे जो किलिंग्स थी, वो आज एक दिन में उसको एक्सीड कर दिया। करीब 500 से ऊपर फिलिस्तीनी मारे गए हैं, करीब 700 घायल हैं, यानी 1000 के ऊपर कैजुअलिटीज ऑलरेडी हो चुकी हैं और अभी भी बमबारी जारी है। कई इलाकों में इजराइल अभी भी बमबारी कर रहा है। अब इन सारी चीजों के बावजूद आप ये सोचिए कि बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी वहां पर गाजा में जमे हुए हैं। जवाबी हमला हमास की तरफ से मैंने आपको बताया था, 2-3 जगह हमास ने विरोध किया है और सशस्त्र ये विरोध किया है। अब सवाल यहां पर यह है कि वो इजराइल, देखिए, उसको एडमिट नहीं कर सकता, दुनिया को हमास भी उस तरह से नहीं बता सकता, लेकिन हमें वो आजादी है कि हम आपको ये बता सके। वेस्ट बैंक में देखिए, जो हमास ने इसके पहले, वेस्ट बैंक में आने के पहले हमास ने एक कॉल दी आज, जब ये घटनाएं घटी, जिस तरह से बमबारी हुई, औरतें और बच्चे मारे गए, और जो 500 मारे गए उसमें अधिकांश औरतें और बच्चे थे, तो हमास ने कॉल दी कि विद्रोह करो। उसके बाद वेस्ट बैंक में आप सोचिए, सुबह से एक घेरा ट्यूबस में खासतौर पे आईडीएफ डाले हुए था। वहां पर एक बड़ी ही दिलेरी से 3 पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस फाइटर्स ने एक्सप्लोजिव्स फिर वही अपने हाथ से रखे। पूरा ये चीज हुई है आज वेस्ट बैंक में, पहली बार शायद अपने हाथ से एक्सप्लोजिव रखे। उसके बाद एक वाहन ट्यूबस में उड़ाया, एक जो मार्टियर्स राउंड अबाउट है ट्यूबस में, दूसरा वाहन वहां उड़ाया, फिर नाब्लिस में एक वाहन उड़ाया। इस तरह से कम 4 से 5 वाहन इजरायलियों के उड़े हैं। उसमें इतने लोग मारे गए हैं, अभी तक वो क्लैरिटी नहीं है कि कितने इजरायली उसमें मारे गए। लेकिन देखिए, समस्या यहां पर क्या है, क्योंकि मैं इसके पहले मैं करीब 1 घंटे का मैंने लाइव किया था, जिसमें जो ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट है, जिस तरह से वहां पर जनता को जिस पे जो जुल्म हुए हैं, वो हमने आपको उसके बारे में डिटेल बताया। अब उससे देखिए, कोई निराश होने की या पेसिमिस्टिक होने की बात नहीं, ये युद्ध है। युद्ध में अगर हम हिस्सेदार हैं तो किसी न किसी स्तर पे हमें भी चोट लगेगी, हमारे लोगों को लगेगी, हमारे अजीजों को लगेगी, या जिन लोगों को हमने ये सोच लिया है, जिनसे हमारा कोई सीधा रिश्ता नहीं है, लेकिन हमने ये सोच लिया कि वो, क्योंकि वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी और इंसाफ के लिए हम के पक्ष में हम खड़े होते हैं, इसलिए हम उनके साथ हैं, दिलो जान से साथ हैं, हर तरीके से साथ हैं। तो ये जो देखिए, इसमें लोग डिप्रेस होंगे। आज हमारे कुछ मित्रों ने पूछा भी कि आप राजनीति में कब आएंगे, इस तरह से कब तक चलेगा। देखिए, इसमें धैर्य खोने की बात नहीं है। हमास ने, आप सोचिए, लंबे समय तक ये दिखाया इजराइल को और दुनिया को भी कि वो कमजोर है, और जानबूझ के दिखाया 2015 के बाद से। और ये बात जो आईडीएफ की रिपोर्ट आई है, शिनबेत की जो रिपोर्ट आई है 7 अक्टूबर 2023 की घटनाओं पे, उसने माना है कि हमास ने हमको बेवकूफ बनाया। हर्जी हलेवी ने, अभी जो आईडीएफ के चीफ थे, उन्होंने अभी कल बयान दिया है कि हमास ने डिसेप्शन, यानी छल की जो लड़ाई है उसमें उसमें हमास नंबर 1 था, और उस वाकई हमको हमास की तारीफ करनी पड़ेगी। तो वो छल यही था कि अपने को कमजोर दिखाया हमास ने, करीब 2015 से लेकर 2022 तक, खासतौर पे गाजा में कमजोर दिखाया। 2021 में एक युद्ध जेरूसलम को लेकर लड़ा गया था, तो इजराइल का ध्यान यह था कि वेस्ट बैंक में अगर कुछ हमास बड़ा करेगा तो वेस्ट बैंक में ये करेगा, गाजा में अभी वो कुछ बड़ा नहीं करेगा। इस तरीके की सोच इजराइल में थी, क्योंकि बार बार इस तरह का एक सिग्नल देना कि गाजा में अभी हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, हम अभी कमजोर हैं, इजराइल पावरफुल है, ऐसी जो हमास के 3-4 ऑपरेटिव्स की जो बातें, क्योंकि इजराइल तो भाई लगातार कहीं ना कहीं हमास के लोगों की बातें भी सुनता था। अब वो अलग बात है कि हमास के लोग कुरान की वर्सेस में बात करते थे, तो बहुत कुछ इजरायलियों के समझ में नहीं आता था, लेकिन उसमें काफी कुछ इजरायली टाइप भी कर लेते थे। उसमें जानबूझ के हमास के लड़ाकों ने कहा कि हम कमजोर हैं, हम कमजोर हो गए, इजराइल से कैसे लड़े, और गाली भी दी अपने नेताओं को, इजराइल को। आप सोचिए, पूरा एक ये छल था। अब इस छल के आगे इजराइल वो हो गया। अभी हमको भी ये दिखाना है कि हम धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं। भारत की स्थिति भिन्न है,
फिर भी हमको ये दिखाना है कि हम धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं, लेकिन हम अभी एक लेवल के बाद ही सक्रिय राजनीति में उतरेंगे, क्योंकि 2027 का उत्तर प्रदेश चुनाव हमारा टारगेट है। और उसको लेके अभी वैसे भी देखिए, जो हमारे दुश्मन हैं जो भारत में और जो इस समय इजराइल के साथ हैं, वो लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, हमें पता है। वो ये भी हमें पता है कि वो लोग इस चीज़ को उस तरह से लेंगे कि ठीक है भाई, जितना भी आगे बढ़े, कोई कितना आगे, इतना आगे तो नहीं बढ़ सकता कि हमको आ रहा है 7 अक्टूबर। लेकिन हुआ, दुनिया ने देखा, फिर से 7 अक्टूबर दूसरे फॉर्म में हो सकता है 2027 में, 2029 में, वो और उसमें हम लोग की बड़ी भूमिका रहेगी। वो धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। अभी देखिए जो पूरी सिचुएशन है, वेस्ट बैंक में जो 3 घटनाएं घटी उसके बारे में मैंने आपको बताया, ट्यूबस में, नाब्लिस में, और एक में जो बताना भूल गया था कलकलिया में। और कलकलिया में और जेनिन में भी तो 4 घटनाएं घटी। कलकलिया में भी एक फिलिस्तीनी शहीद हुए और उनको वहां पर एक फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर शहीद हुए। जो गाजा में घटनाएं हुई हैं उसमें जो सिविलियंस की किलिंग्स हुई हैं, उसके अलावा कम से कम हमास के 5 जो सिविलियन ऑफिसर्स हैं उनकी भी किलिंग हुई है। कई जगह पूरे परिवार मार दिए गए हैं। और जो पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद का जो संगठन था, जो स्पोक्स पर्सन थे, जैसे अबू उबैदा हमास के थे, वैसे पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के अबू हमजा, तो अबू हमजा की भी मृत्यु हो गई है। और ये बहुत अफसोसजनक बात है, ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। अबू हमजा अबू उबैदा के बाद वही आते थे और कई बार वो आके बोलते थे, पैलेस्टीनियन सारे फैक्शंस के वो लीडर थे, उनकी भी आज मौत हुई है, टारगेटेड किलिंग इजराइल ने की। इन सब चीज़ों के बावजूद आप ये देखिए कि पहली बार अरब मुल्क एक साथ बोले हैं इसके खिलाफ। इजिप्ट बोला है, सऊदी अरेबिया बोला है, कतार बोला है, उसके साथ जॉर्डन का भी स्टेटमेंट आया है, इन सब लोगों ने। और कल जॉर्डन से ही हमला हुआ था वेस्ट बैंक के ऊपर, आपको याद होगा, कल मैंने ये बात अपनी हेडलाइंस बनाई थी। आज भी देखिए हम अपनी हेडलाइंस यही बनाएंगे कि वेस्ट बैंक की गाजा का बदला वेस्ट बैंक में शुरू हो गया है और वेस्ट बैंक का बदला गाजा में होगा। देखिए ये जो पूरी बात है, फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस शायद एक अकेला रेजिस्टेंस है जिसके पास एक लंबी फील्ड है खेलने के लिए। जो उसकी कमजोरी थी, कमजोरी क्या थी कि गाजा और वेस्ट बैंक में डिस्टेंस है, उसके बीच में पूरा इजराइल पड़ता है, तो एक साथ संघर्ष नहीं हो सकता। लेकिन उसने स्ट्रेंथ में कैसे बदला कि वेस्ट बैंक में कुछ होगा तो फिर गाजा उसका बदला लेगा, गाजा में कुछ होगा तो वेस्ट बैंक उसका बदला लेगा। इसी तरीके से वो घुमा रहा है। आईडीएफ ने देखिए गाजा में लड़ाई हारी, वो वेस्ट बैंक गए, वेस्ट बैंक में कुछ नहीं कर पा रहे थे, फिर गाजा पे हमला किया। अब वेस्ट बैंक में हमास चढ़ गया है, हमास वहां पर 7 अक्टूबर करेगा। वेस्ट बैंक में उससे भी बड़ी घटना जो गाजा में हुई है, उससे बड़ी घटना वेस्ट बैंक में हुई कि वेस्ट बैंक में होगी। नेतन्याहू अभी समझ नहीं रहा है। और इस पूरी जो ये देखिए जो मैंने आपको दिन में बताया था, वही सच्चाई निकली कि जो आज फिर नेतन्याहू को कोर्ट में प्रेजेंट होना था। पिछली बार वो कोर्ट में गया था तो चिल्लाया था, इतना फ्रस्ट्रेटेड था, तो आज उसको फिर कोर्ट में प्रेजेंट होना था। आज ये हो गया, तो इसकी वजह से उसका मतलब कोर्ट की जो उसकी डेट है वो आगे बढ़ा दी गई। उसके साथ साथ जो बजट, सबसे देखिए इंपॉर्टेंट क्या था कि जो बजट पास होना था, तो बजट में यह था कि इजराइल की नेतन्याहू की सरकार गिर जाएगी, और क्योंकि इतमार बिन गिविर रिजाइन कर चुका था। अब जब ये आज की बमबारी हुई है तो इतमार बिन गिविर फिर सरकार में लौट आया, और उसने कहा था, इतमार बिन गिविर ने कल ही बयान दिया था कि हम तब तक नहीं आएंगे जब तक ये सीज फायर खत्म नहीं होगा और इजराइल वापस हमला नहीं करेगा। और इतमार बिन गिविर फिर वापस आ गया है। ये सारे देखिए जो डायमेंशन हैं। उसके बाद शिन बेत से जो पूरी लड़ाई चल रही थी एक बड़ी जबरदस्त, उसको लेके भी वो नेतन्याहू ने सोचा कि वो उस पर भी पर्दा पड़ जाएगा, लेकिन पर्दा पड़ा नहीं, क्योंकि जो रोनेन बार हैं वो अभी भी रिजाइन नहीं करने हैं। वो जब तक वो रिजाइन नहीं करेंगे, नेतन्याहू के प्राइम मिनिस्टर के हुक्म को नहीं मानेंगे। बिल्कुल वैसी बात है अगर कोई यहाँ पर सीबीआई के ऑफिसर या रॉ के ऑफिसर को प्राइम मिनिस्टर कह दें वो रिजाइन ना करे, तो सोचिए क्या स्थिति बनेगी। नेतन्याहू अंदर से बहुत कमजोर है। और ये देखिए अभी तक, अच्छा जो आज के बम्बार्डमेंट से वो अचीव करना चाहता था, क्या वो अचीव हुआ? नहीं अचीव हुआ। उसने कुछ जरूर कुछ कमांडर्स को मारा, एक अबू हमजा की मौत हुई, एक और एक छोटा ग्रुप है सलाहुद्दीन ब्रिगेड, उसके भी एक कमांडर मारे गए, मोहम्मद बरता,
उनकी भी मौत हुई, ये सारी चीज़ें हुई, मतलब वो शहीद हुए दोनों, ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन नेतन्याहू अपने ऑब्जेक्टिव में कामयाब हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो देखिए चारों तरफ से घिरा हुआ। अभी वो ये सोच रहा है कि हम गाजा वेस्ट बैंक करके किसी तरीके से हम अपनी सरकार बचा लें। सरकार भी उसकी नहीं बचेगी, उसकी सरकार नहीं बचेगी। इतमार बिन गिवर के लौटने से शायद बजट पास हो जाए, जो बजट सत्र में जो गिरने वाली थी सरकार वो नहीं गिरेगी। लेकिन चुनाव तुम कब तक टालोगे? इस साल टालोगे, अगले साल होगा, ये जो सारी चीजें। अच्छा, दूसरी बात ट्रंप को लेके है। लोग कह रहे हैं कि ट्रंप जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम बाइडेन की पॉलिसी फॉलो नहीं करेंगे, जो वॉर्स की पॉलिसी हम फॉलो नहीं करेंगे, और वो उन्होंने दिखाया भी, यूक्रेन में, गाजा में भी दिखाया, सीज फायर करवाया, फिर उसके बाद हमास से सीधे बातचीत की। अब लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ने पूरा अबाउट टर्न ले लिया है। ट्रंप के बारे में देखिए, ये बात सही है कि ट्रंप एक बेसिकली गैम्बलर, उसको आप मतलब एक थोड़ा सा सेक्सुअली परवर्टेड भी है वो, एक डीप, लेकिन उसके पास जो उसकी कमजोरी है वही उसकी ताकत भी है, जो वो डीप स्टेट का पार्ट नहीं है। अब डीप स्टेट का पार्ट नहीं होना कोई ये अच्छी, मतलब अगर कोई क्रांतिकारी डीप स्टेट का पार्ट नहीं, क्योंकि डीप स्टेट गलत है। डीप स्टेट ने दुनिया भर में लाखों लोगों को मरवाया है। अमेरिकी साम्राज्यवाद का वो पूरा सिंबल है। तो डीप स्टेट के खिलाफ होना तो सही बात है, लेकिन अगर डीप स्टेट के खिलाफ एक गुंडा भी हो सकता है। जैसे भारत के सिस्टम के खिलाफ जब मोदी आए थे तो भारत के सिस्टम के खिलाफ बोलते थे कि हार्वर्ड वर्सेस हार्ड वर्क, कि मतलब जो एलिट्स हैं उनके अगेंस्ट हैं हम। लेकिन वो एलिट के अगेंस्ट नहीं थे, वो एलिट से नई डील चाहते थे। तो ट्रंप भी उसी तरीके से वो डीप स्टेट के अगेंस्ट बोला तो वो, लेकिन डीप स्टेट से वो एक नई डील चाहता है। लेकिन यहां पर ये भारत, समस्या क्या है? भारत अमेरिका नहीं है। भारत में ये अमेरिका में ट्रंप को डील मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से नहीं होगी। वो फिर से उसको वही करेंगे जो उसके साथ पहले कर चुके हैं। वो लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि एक इस तरह का आदमी जो ऐसे बैकग्राउंड का, ठीक है पैसा है उसके पास, लेकिन रियल एस्टेट बैकग्राउंड का, वहां लोग उस तरह के लोगों को नीचे नजरों से देखा जाता है। रियल एस्टेट बैकग्राउंड का है, इसके पीछे सेक्स ऑफेंस का एक लंबा इतिहास है, और वहां पर सेक्स ऑफेंस का किसका नहीं इतिहास है? बिल क्लिंटन से लेके बैरक ओबामा के बारे में ओपन एलिगेशन नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में है, बहुत सारे डेमोक्रेट्स के बारे में इस तरह की चीजें हैं। वो अलग बात है, लेकिन वो कम से कम खानदानी हैं, वो कहीं से मतलब पढ़े लिखे हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, तो उनकी वो बातें नजरअंदाज कर दी जाती है। लेकिन ट्रंप इस तरीके का है, तो ट्रंप के उस पहलू पे उस घाव पे नमक छिड़का जाता है। अब देखिए, अब यहां पर बात आ जाती है कि ट्रंप का जो एक रिश्ता डीप स्टेट के साथ है, जो कि कॉम्प्लिकेटेड है, वो अभी उसमें एक अबाउट टर्न आया है। इजराइल के साथ उसकी कोई नई डील हुई है, जिसकी वजह से नेतन्याहू को उसने छूट दी है और नेतन्याहू अपना काम कर रहा है। लेकिन ये न्यू डील कब तक चलेगी? सवाल यहां पर ये, जो चीज देखिए, राजनीति में स्थिरता, मैं अपने लोगों को जो ये कहते हैं कि ट्रंप ये है और ये, उनकी बात आंशिक रूप से सही है, लेकिन राजनीति को समझिए। राजनीति में स्थिरता नहीं होती। भारत की राजनीति में स्थिरता नहीं है। बहुत सारे जो पोजीशन से लोग पलटे हैं, फिर वापस लौटे हैं, फिर पलटे हैं, फिर वापस लौटे हैं। ये तो और उसी बीच में जो विपक्ष होता है उसका काम होता है कि जब वो ट्रांजिशन का दौर चल रहा होता है, जब आदमी अपनी पोजीशन से पीछे हट रहा है, जैसे मोदी देखिए अभी अपनी पोजीशन से पीछे हट रहे हैं, उनको लेफ्ट और राइट दोनों से खतरा है, तो वो तो ट्रंप का भी वो दौर आएगा, जल्दी आएगा, क्योंकि ट्रंप बहुत फास्ट, उसका अभी उसने 20 जनवरी को शपथ ली, फिर बीच में उसने 1.5 महीना ये कैंपेन चलाया कि युद्ध के खिलाफ है। अब वो दूसरी तरह से बिहेव कर रहा है, लेकिन यूक्रेन में नहीं कर सकता। पुतिन वहां पर सर पे बैठा हुआ है और पुतिन यूक्रेन पे कब्जा कर रहा है पूरा, और वो अगर नहीं वहां पर कोई डील हुई तो वो यूक्रेन पूरा खा जाएगा। और उसके बाद रशिया, हमेशा याद रखिए, वो ईरान के साथ है, ईरान के साथ ट्रीटी है उसकी, और ईरान के साथ है, और वो फिलिस्तीन के साथ है। फिलिस्तीन के पूरे जो अभी इजराइल ने किया है उसको चाइना, रशिया, सभी देशों ने जबरदस्त तरीके से कंडेम किया। ईरान ने तो किया ही है, और ईरान का तो पूरा स्टेक इन्वॉल्व है, क्योंकि ट्रंप ने कल ही एक बयान में कह दिया था कि अगर हूती एक भी मिसाइल इजराइल को मारते हैं तो वो हम समझेंगे ईरान ने मारी। इस तरह की बात भी की। लेकिन हूतीस कब रोकने वाले हैं? हूतीस को कौन रोक सकता है? वो एक ब्रॉड एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के आधार पे चलते हैं,
लेकिन उनकी अपनी भी एक ऑटोनॉमी है। और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की भी यही पॉलिसी है कि इजराइल को स्ट्राइक करो, इजराइल को स्ट्राइक करो। इजराइल को ईरान भी स्ट्राइक कर सकता है, यमन भी स्ट्राइक कर सकता है और अमेरिका को सीधे मुंह चढ़ा सकता है, क्योंकि अमेरिका इस समय कमजोर स्थिति में है। लोग नहीं मानेंगे इसको, लोग इसको सोचते हैं कि अमेरिका बहुत मजबूत है, ऐसी स्थिति है नहीं। आप मिलिट्री एनालिसिस कर लो, मिलिट्री एनालिसिस कर लो रशिया की और अमेरिका की, तो आपको समझ में आ जाएगा। अमेरिका की केवल ताकत यह है कि उसके साथ यूरोप है, उसके साथ जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज हैं वो उसके साथ है। लेकिन रशिया और चाइना के साथ और ईरान के साथ यह है कि वो एक दूसरे के साथ है। अब ये जो देखिए पूरा एक ये जो कन्फ्रंटेशन है, ये टेस्ट नहीं हुआ है, इसका टेस्ट कायदे से नहीं हुआ है। इकोनॉमी के मामले में चाइना और रशिया की इकोनॉमी अच्छा कर रही है, ईरान की इकोनॉमी ऊपर से खराब दिखती है लेकिन अंदर से मजबूत है। दूसरी तरह से उसके दूसरे मैकेनिज्म्स हैं जो नहीं दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसका हिस्सा वो नहीं है। तो ये जो देखिए जो गूढ़ बातें हैं, ये गूढ़ बातें कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन क्रिएट करती है। उसके बाद देखिए मैं आपको ये भी बता दूं कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने भी आज पहली बार इजराइल को कंडेम किया उसकी किसी एक्शन पे, इस तरह के एक्शन पे। बेल्जियम ने कंडेम किया है, यूरोपियन यूनियन का जो ह्यूमन राइट्स विंग है उसने किया है। उसके बाद यहां तक कहा है उसने कि यूरोपियन नेशंस का जो साइलेंस है ये उनको बहुत भारी पड़ेगा। यहां तक कह दिया कि यूरोपियन नेशंस का साइलेंस उनको बहुत भारी पड़ेगा। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो जॉर्डन से देखिए कल हमला हुआ वेस्ट बैंक पे और उतनी दूर आके जरीको में मारा वहां पर इजरायलियों को, आज 3 जगह वेस्ट बैंक में हुआ। वेस्ट बैंक एक फ्लैश पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है और वेस्ट बैंक में वो पूरा एक तरीके से क्योंकि गाजा देखिए एक लंबी लड़ाई करके जीत चुका है। अब अगर हमास कुछ भी करेगा तो एक बात आएगी कि देखिए सीज फायर ठीक है, इजराइल ने उल्लंघन किया लेकिन हमास ने भी फिर उसका उल्लंघन किया। हमास अपनी तरह से उल्लंघन कह लीजिए या जवाब कह लीजिए, वो जवाब दे रहा है, मैसेज दे रहा है। जैसे हिजबुल्लाह ने भी बिना बड़ा हमला किए इजराइल को लगातार मैसेज हिजबुल्लाह भी दे रहा है। अभी वहां भी सीज फायर कंप्लीट नहीं है, वो भी हिजबुल्लाह भी लगातार, और आज भी देखिए हिजबुल्लाह का मैसेज आया, यमन का मैसेज आया, सबका आया। तो हमास अपनी तरीके से और एंड हमास विल अटैक एट द टाइम ऑफ इट्स चूजिंग, यानी जो वक्त हमास चुनेगा उस वक्त पे वो हमला करेगा। उसका तरीका ये है और ये तरीका मजबूती से सामने आया है और इसकी सफलता सिद्ध हुई है। तो ये देखिए पूरी एक जो आज का राउंड अप है उसमें मैं आपको फिर से बता दूं कि अभी देखिए बमबारी जारी है। अभी मैं आपको बताता हूं कि लेटेस्ट जो पूरी सिचुएशन है उसमें आर्टिलरी शेलिंग बेत हनून पे इजराइल ने अभी की है। साउथ सेंट्रल गाजा में एक उसने बम्बार्डमेंट किया है, इसमें हालांकि कोई मारा नहीं गया है। और मैंने आपको अपने दिन के लाइव में बता दिया था कि जो दिन के दूसरे हाफ में जो हो रही हैं, जो बम्बार्डमेंट हो रहा है, और इजराइल की तरफ से भी ऐसे मैसेजेस आए थे कि उसमें वो उस तरीके से जो एक निशाना था इंसानों मतलब सिविलियंस को बनाना, वो नहीं कर रहा, क्योंकि इतमार बिन गिवर आ गए। जो नेतन्याहू का जो गोल था आज की लड़ाई के, वो उसके पूरे हो गए। लेकिन ये एक ऐसा जो खतरनाक शेर है जिसपे नेतन्याहू चढ़ा है, इसको उतरना पड़ेगा और ये शेर उसको खा जाएगा। क्योंकि अब इसके आगे क्या, तुमने आज 500 मारे, कल तुम 1000 मारोगे, परसों क्या 1500 मारोगे। अगर तुमने नहीं मारे, अगर तुमने कल परसों नहीं मारे तो माना जाएगा कि तुमने शुद्ध रूप से अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया। और तमाम जो प्रिजनर्स हैं, जो हमास के होस्टेजेस थे जो रिलीज हुए हैं, उन्होंने सब ने संयुक्त बयान दिया है, पहली बार संयुक्त बयान दिया है कि ये पूरा जो नेतन्याहू कर रहा है, इससे इजरायली प्रिजनर्स जो गाजा में हैं 59 प्रिजनर्स, उनकी सबकी जान को खतरा है। कुछ हाथ नहीं आएगा, नेतन्याहू की जीत भी उसको नहीं मिलेगी, हमास को भी नहीं खत्म करेगा, और हम लोग अपने प्रियजनों को खो देंगे जो 59 होस्टेजेस जो गाजा में हैं। ये देखिए पूरी एक सिचुएशन है जो मैं आपको ब्रॉडली ले आया, जो आपके सामने मैं लाया हूं। रेजिस्टेंस जीत की तरफ बढ़ रहा है, इसमें कोई इंकार नहीं है। और चैलेंज है ये कि इजराइल देखिएगा कल और परसों की जो पूरी परिस्थितियां रहेंगी उसमें उसका क्या हाल होगा। कल तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल फिर लाइव आने की कोशिश करूंगा, वरना मैं कुछ वीडियोस जरूर एक्स्ट्रा डालूंगा।